नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक के अध्ययन में इस चैप्टर में हमने ग्राफ विधि से इस रैखिक समीकरणों को हल करना, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना ये कर लिया है। ठीक है, और पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्नावली 3.3 के 2 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण में दे रखा है, रैखिक समीकरण युग्म हमें बनाना है। ठीक है, और उस रैखिक समीकरण युग्म का हमें प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि कथनों से हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। ग्राफ विधि में हमने किया था कि कथन दे रखा होता है, कथन से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं और फिर उन रैखिक समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। तो देखिए तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन दोनों कथनों से हमें दो रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उन रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें संख्याओं का पता नहीं है। यहाँ दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन सी हैं इसका हमें पता नहीं है, तो हमें वो दो संख्याएं माननी होंगी। एक संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x व y है। जो दो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं कौन सी मान ली हमने, x और y। तब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का अंतर कौन सी है, x और y का अंतर। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब दोनों संख्याओं का अंतर 26, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, यहाँ x में से घटाया है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, x हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं, जहाँ ये जो आपने x और y माना है कि माना कि दो संख्याएं कम से x व y है, जहाँ x इज ग्रेटर देन y। बड़ी संख्या हमने किसको मान लिया, x को मान लिया। ठीक है, तो बड़ी में से छोटी घटाया तो अंतर कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, तथा इसी प्रकार दूसरा कथन देखिए क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, अब एक संख्या कौन सी, बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी वाली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। बड़ी संख्या कौन सी है, x। ठीक है, तो ये x जो है वो y का कितना गुना है, 3 गुना। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, एक संख्या इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, आप सीधा कथन ये समीकरण लिख देंगे। इसी प्रकार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का 3 गुना। ठीक है, जो दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3, तो x का मान, x ही तो है बड़ा। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, y का 3 गुना हो जाएगा। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 3y। इसको समीकरण नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों रैखिक समीकरण युग्म में से हम एक चर का मान ज्ञात करते हैं और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो रैखिक समीकरण हमें मिल गए, एक x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा है x बराबर 3y। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है, उसमें x का मान ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले समीकरण 1 को ना लेके कौन से को ले लेंगे, समीकरण
2 को, क्योंकि यहाँ x का मान निकाला हुआ है। x का मान कितना है यहाँ 3y, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x का मान ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, तो x का मान हम कहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान कितना रख देंगे, 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y का हटाया तो 2y बराबर कितना हो गया 26, और y बराबर हो जाएगा आपके पास 26/2। तो y का मान कितना रहेगा, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13। तो एक संख्या तो कौन सी आ गई, 13। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ये y बराबर 13 का रख दें समीकरण 2 में, यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 × y, y का मान कितना है 13, x बराबर कितना हो गया 39, x का मान कितना हो गया 39। ठीक है, तो अतः दोनों संख्याएं क्रम से कौन कौन सी होंगी, 39 और 13 है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 26। तो उत्तर की जांच भी होगी। प्रश्न बोला था ना कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 26। तो देखो 39 में से 13 का हटाएंगे तो कितना आएगा 26। ठीक है, तो कथन दे रखा था, इन कथनों को हमने बीजगणितीय रूप में बना लिया, और बीजगणितीय रूप को फिर हमने हल प्रतिस्थापन विधि से हल करके और x और y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ दो समपूरक कोणों की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं बताइए, दो होते हैं, एक तो पूरक कोण और एक समपूरक कोण। तो पूरक कोण तो क्या होते हैं, जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। और समपूरक कोण क्या कहलाते हैं, जब योग कितना हो उनका 180। ठीक है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। तो यहाँ अपने दो कोण मानने पड़ेंगे, या कोणों का अपने को पता नहीं है तो हम दो कोण मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि पहला कोण जो बड़ा कोण है उसको x मान लेते हैं, छोटे कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माना कि समपूरक कोणों में, माना कि समपूरक कोण क्रम से x y है, जहां x इज ग्रेटर देन y, जहां बड़ा कोण है x है। ठीक है, कोणों की बात कर रहे हैं तो, और एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, x है बड़ा। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना बड़ा है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो पहले तो इसलिए देखेंगे, माना कि समपूरक कोण क्रम से x व y है, जहां x इज ग्रेटर देन y, तो समपूरक कोण की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ लिख देंगे, क्योंकि समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है।
ठीक है, समपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 180। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, क्योंकि दिया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अतः अब इसको हम बीजगणित के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो बड़ा कोण क्या है x बराबर छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटा कोण कितना है y, और 18 अधिक है तो 18 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ दूसरा समीकरण भी हमें प्राप्त हो गया। तो दो रैखिक समीकरण युग्म में प्राप्त हो गए, एक x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर वाई प्लस 18। तो देखिए जो समीकरण 2 है वहां से ऑलरेडी x का मान निकाला हुआ है, समीकरण 2 में x का मान निकाला हुआ है, कितना है x का मान y प्लस 18। तो यह x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो वहां से y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान हम रख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो देखिए ये y और y कितना हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर कितना हो गया 18 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 18, 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 में से हम 18 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ बच जाएगा आपके पास कितना 162। ठीक है, 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 162। यहाँ से y का मान हम ज्ञात करेंगे तो 162 बटा 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 162 में हम 2 का भाग दे लेंगे 16 में दिया, 2 अंक 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। यह है y का मान। अब हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके और x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर जो 81 जो मान आया, y बराबर 81 डिग्री जो मान आया उसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, y की जगह रख देंगे 81 प्लस 18, x बराबर जोड़िए इनको कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 1 9, x बराबर कितना हो गया 99 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 99 डिग्री। ठीक है, तो x का मान 99 और y का मान कितना आ गया 81। अब आप अपने उत्तर को जांच भी कर लें। देखो समपूरक कोण माने थे हमने, x और y क्या माने थे समपूरक कोण, तो ये जो आंसर आया उनका योग कितना होना चाहिए 180। तो आप चेक कर लें कि 99 को और 81 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 1 10 आंसर की 1 और 9 10 और 8 18, 180 डिग्री आ गया योग 180। इसका मतलब हमारे आंसर सही है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। अतः समपूरक कोण युग्म क्रम से संपूर्ण कोण युग्म कौन कौन से होंगे 99 डिग्री व 81 डिग्री होंगे। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 3.1 जब करवाई थी तो 3.1 में इस प्रकार का प्रश्न हमने करवा दिया था। तो तीसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, तो देखते हैं हम अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो देखिए तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है।
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैक्सी से यात्रा करने पर कुछ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा और चुकाना हमें पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करके नियत भाड़ा तो कितना है और हर किलोमीटर का हिसाब से वो कितना भाड़ा हमसे ले रहा है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी अगर किसी यात्रा की तो उसके लिए कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा? 105 रुपये। ये 105 रुपये नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा के पूरा के हिसाब से जो भी भाड़ा जुड़ता है उसको जोड़कर यहाँ दिया गया है। ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, ठीक है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा? 155। अब हमसे पूछा है कि नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा यह भी ज्ञात करना है। तो देखिए हल किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के भाड़े हैं, एक तो नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो हम पहले तो इनके बारे में पता नहीं है तो इनको मान लेते हैं कि नियत भाड़े को हम क्या मान लेंगे x और प्रति किलोमीटर भाड़े को हम क्या मान लेंगे y। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, जो फिक्स रेट है वो तो कितनी है x। ठीक है, और उसके बाद में जितने किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपये। 1 किलोमीटर चलेगा तो y, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2y, 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना 3y। और जो नियत भाड़ा है वो तो आप चुकाना ही चुकाना है। जैसे कोई आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर में पहले उसको नियत भाड़ा तो देना ही है, तो x तो वो देगा ही देगा। साथ ही 1 किलोमीटर चल रहा है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा और कितना देना पड़ेगा उसको y रुपये। तो कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेगा ये x प्लस y। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसे x रुपये तो चुकाने ही चुकाने। जो नियत भाड़ा होता है वो तो देना ही होता है, चाहे से आप टैक्सी में बैठे और उतर गए, वो नियत जो भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप बसों में यात्रा करते हैं तो आप देखना बसों पे आगे लिखा हुआ होता है कि मिनिमम किराया या न्यूनतम भाड़ा। ठीक है, तो वो तो आपका लगना ही है, चाहे से आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे से आप 500 मीटर जाओ या फिर आप 200 मीटर जाओ या बस में से चढ़ते ही उतर जाओ, वो किराया तो आपको लगता ही लगता है। उसके बाद में आप जैसे कंडक्टर को बोलते हो कि मेरे को मनोहरपुर जाना है, ठीक है, तो वहाँ ठीक है साहब मनोहरपुर 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर का किराया आपको जोड़ के बता देता है। लेकिन उनका एक मिनिमम किराया या जो नियत भाड़ा होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये टैक्सी से यात्रा कर रहा है, टैक्सी से यात्रा कर रहा है तो जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही देना है। साथ ही वो कितने किलोमीटर की यात्रा की उसने 2 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर का कितना लगता है y, तो 2 किलोमीटर का कितना लग जाएगा 2y। तो उसको कुल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे x प्लस 2y। नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भी भाड़ा बना वो दोनों मिलाकर उसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया कि नियत भाड़ा है x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपये है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए कुल भाड़ा कितना चुकाना पड़ा उसको
105 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए कितना चुकाना पड़ा? 105। तो ये जो 105 रुपये आ गए उसमें नियत भाड़ा भी आ गया और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा बना वो भी आ गया। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो कितना है? x रुपये। ठीक है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 1 किलोमीटर का कितना है? y रुपये। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। ठीक है, तो कितना चुकाना पड़ा? x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। ठीक है, ये नियत भाड़ा है और ये 10 किलोमीटर का अलग से भाड़ा है। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 105 रुपये। ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कुल भाड़ा तो कितना देना पड़ा? 155 रुपये। इस 155 रुपये में नियत भाड़ा भी शामिल हो गया और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भी भाड़ा बना वो भी शामिल हो गया। ठीक है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? सॉरी, नियत भाड़ा कितना है? x और 1 किलोमीटर का कितना लगता है? y रुपये। तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा? 15y बराबर कितना होना चाहिए इन दोनों का योग? 155। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ये दो रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गए। इन दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी तक हमने जो भी 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें तो x का मान ऑलरेडी ज्ञात किया हुआ है दूसरे समीकरण में। ठीक है, लेकिन यहाँ x का मान ज्ञात किया हुआ है कि दोनों समीकरणों में नहीं है, तो हम कोई सा भी एक समीकरण लेते हैं और वहाँ से x का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है? x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे तो 105 और 10y का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 10y। ये x का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण 3 से x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देते हैं। वापस आप x 1 में मत रख देना। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात किया है तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, कौन से में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, कई बच्चे गलती कर देते हैं कि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लिया और जो x का मान आ गया उसको वापस समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, तो वहाँ पे मान कितना आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा, वहाँ से आपको कोई मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर आपने x का मान निकाला है तो इस जो x का मान आया उसको कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 से आप x का मान निकालते हो तो जो भी मान आएगा x का उसे कहाँ रखोगे आप? प्रतिस्थापित कहाँ करोगे? समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ मैंने समीकरण 1 से निकाला है x का मान। ठीक है, तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा देता हूँ मैं इसको। तो x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का यह मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा आपके पास इस x की जगह कितना रख देंगे? 105 माइनस 10y। तो x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y। आगे ऐसे कैसे उतार देंगे? प्लस का 15y बराबर 155। ठीक है, तो ये देखिए y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे 105, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की, और ऐसा मैंने बताया समान समान को जोड़ते हैं, समान को घटाते हैं, तो इनको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 5। ये संख्या बड़ी है तो चीनी सिखा लेंगे बराबर 155। ठीक है, 105 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 5y बराबर आ जाएगा 155 माइनस 105। 5y बराबर कितना आ जाएगा? 155 में से हम 105 को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 50। ठीक है, अब y का मान ज्ञात करना है, इधर 5 गुणा में है तो इस 5 का भी इधर पक्षांतरण कर देंगे। y बराबर 50 बटा 5, y बराबर आपके पास आ जाएगा 10। तो y बराबर कितना आ गया? 10 रुपये। प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था आपने y, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये। ठीक है, ये y का मान हम समीकरण 3 में रखकर x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
एक्स का y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये देखिए x तो ऐसे कैसे प्लस 10 और y के स्थान पर कितना रख देंगे 10, y का मान 10 है तो इसमें ये रख समीकरण 3 जो हमें प्राप्त हुआ तो समीकरण 3 में हम y बराबर 10 रख देते हैं। तो देखते हैं x बराबर था हमारे पास 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3 था तो सब इसमें रख देते हैं। इस y की जगह कितना रख देंगे 10 रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस 10 और y के स्थान पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5, तो x का मान कितना आ गया 5 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए x किसको माना था हमने नियत भाड़े को और y किसको माना था, x किसको माना था नियत भाड़े को और y किसको माना था प्रति किलोमीटर भाड़े को। तो अतः नियत भाड़ा बराबर कितना आ गया 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये फिक्स, तो ये तो लगे ही लगेगा और साथ ही जितने किलोमीटर हम जाएंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वो भाड़ा और हमें चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद में हमसे पूछा है कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा चुकाना पड़ेगा, कितना चुकाना पड़ेगा बराबर नियत भाड़ा तो देना ही है, नियत भाड़ा प्लस 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा तो कितना हो गया 5 और 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10, तो 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 और इनको जोड़ेंगे तो आ गया 255 रुपये, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल कितना भाड़ा चुकाना पड़ेगा 255 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे का 5वां क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए तीसरे का जो 5वां क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक भिन्न है और उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वो भिन्न क्या बन जाती है 9/11, ठीक है। और यदि उस भिन्न में अंश और हर में हम 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या बन जाती है 5/6 बन जाती है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो क्या बन जाती है 9/11 और अंश में 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या बन जाएगी 5/6। ये हमारा प्रश्न है और प्रश्न में पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता नहीं है कि भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है। तो हम सबसे पहले अंश और हर को, अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश x व हर y है, तब प्रश्नानुसार भिन्न क्या हो जाएगी x/y,
ठीक है, अंश x है, हर क्या है y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x y। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश में तो कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें, और हर में कितना जोड़ दें, हर में भी कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ दें तो आपके पास भिन्न क्या आ जाएगी, 9/11। ये हमारे पास समीकरण, हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये भिन्न के रूप में है, तो इसको वज्र गुणा द्वारा हम रैखिक समीकरण के रूप में इसको बदल लेते हैं। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये 11 गुणा हो जाएगा किससे, 11 तो गुणा हो जाएगा x प्लस 2 से, और ये 9 किससे गुणा हो जाएगा, y प्लस 2 से। तो इसको हल करते हैं, 11x, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 9 को y से करेंगे तो 9y, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। सभी पदों को इधर ले आइए आप, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस का ये 22 था, ये 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर 0। तो 11x माइनस 9y और 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये पहले प्राप्त की अंश और हर में 2 जोड़ने से 9/11, तो वहां से हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब आगे कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 5/6। अंश और हर को हमने x और y मान लिया, तो x और y में प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। इसी प्रकार x प्लस 3 और y प्लस 3, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3, तो अंश तो कितना है x और हर कितना है y, दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न क्या बन जाएगी, अब 5/6। इसको भी हम वज्र गुणा से हल करते हैं, तो ये 6 तो गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से, और ये 5 को गुणा कर देंगे y प्लस 3 से। ठीक है, अब ये 6 को वितरण विधि द्वारा, वितरण नियम द्वारा 6 को हम एक कोष्टक के अंदर सभी संख्याओं से गुणा कर देते हैं। 6 को x से गुणा करेंगे तो आएगा 6x, और 6 को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 18 बराबर 5 को y से गुणा कर देंगे तो 5y प्लस 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 15। सभी पदों को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा 6x, 5y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y प्लस का 18, और 15 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 15 बराबर 0। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 घटाया तो आपके पास बचेगा 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके पास दूसरा रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो पहला समीकरण हमें प्राप्त हुआ 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और x व y के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं समीकरण फर्स्ट से x या y का मान हम ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। तो समीकरण 1 से 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, यह हमारा समीकरण फर्स्ट है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 9y का पक्षांतरण इधर कर देंगे और 4 का भी इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 11x बराबर 9y का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 9y, 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 4। अब x का मान ज्ञात करना है तो इस 11 का भी इधर पक्षांतरण करना है। x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4/11, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 से जो x का मान आया है उसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो x का मान यहाँ रख देंगे 6, x की जगह कितना रख देंगे 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। केवल x के स्थान पर कितना रख दिया 9y माइनस 4/11। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 6 को गुणा कर दीजिए 9y से तो कितना आ जाएगा 54y, माइनस 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर
0। ठीक है, अब ये देखिए भिन्न के रूप में है, इनके हर में कितना है 1, तो इनका क्या कर लेंगे हम लैसे ले लेंगे, लैसे कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये तो देखिए 54y माइनस 24 ऐसे कैसे, और इसको 11 से गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55 प्लस 11 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, 11 3 33 बराबर 0। तो देखिए हल करते हैं इसको। 54y में से 55y घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 1y, और देखिए ये माइनस का 24, ये प्लस का 33। ठीक है, तो असमान को घटाते हैं, समान को जोड़ते हैं, असमान को घटाते हैं, तो 33 में से 24 को घटाएंगे, 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा प्लस का 9 बटा 11 बराबर 0। ठीक है, तो ये 11 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो माइनस का y प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 9, और y बराबर कितना रहेगा 9, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 9। यह y का मान 9 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा 9, y का मान कितना 9 माइनस 4 बटा 11, x बराबर हो जाएगा 81 माइनस 4 बटा 11, तो x का मान हो जाएगा 77 बटा 11। यहाँ से x का मान 77 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो ये x का मान भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जो भिन्न है उस भिन्न में x का मान 7 और y का मान 9, x को क्या माना था अंश, और y किसको माना था हर को। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अतः अंश बराबर 7 व हर बराबर कितना हो जाएगा 9, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटा 9। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह गया है, वो आपसे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।